चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लैपटॉप का नया कोड, दैट इज कोड 37। तो आज के कोड में क्या नया है, क्या अलग है, ये बताओ। हमारी कोचिंग का है, तो पहले बदल रहा है हमारा ग्वालियर को 2 मिनट निकल जाने दो, नहीं तो ये क्या सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें समग्र आईडी को eKYC से जुड़वाएं। चलो सुनो, तो आज का कोड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले, एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, रफली 4 साल पहले 3 लोग थे, यश ब्रह्मे सर, हिमांशु सर और मैं, ठीक है। एक छोटा सा विज़न था कि लोगों को, बच्चों को, लोगं नहीं, लोग तो कनेक्ट हो जाते हैं, इसको कनेक्ट होता है, बच्चों को एक ब्रिज होता था। मतलब आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो, क्यों लिख रहे हो, वो उस प्रोफेशनल तक, जैसे सीए है तो सीए तक, इंजीनियर है तो इंजीनियर तक, पॉलिटेक्निक है पॉलिटेक्निक तक, उस तक कनेक्ट हो जाए, ठीक है। वो स्टार्ट हुआ था कोड 1 से। पहला कोड था यश ब्रह्मे सर का, आज के डेट में वो डिलॉयट में काम कर रहे हैं, शानदार, ठीक है। अब वो कोड में एक विज़न था कि हम डर गए, यार इतने सारे लोग तो होते नहीं है, हर महीने लैपटॉप कराना होता है, तो कैसे कराएंगे लैपटॉप। फिर वहाँ से एक विज़न निकल के आया, आज से 2, 3, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब आप बच्चे ही ट्रेंड हो जाओगे, तब ये लैपटॉप जो हमारी जर्नी है वो डबल हो जाएगी। कैसे? सपोज कर लो कि हम लोगों ने अपने अगले 30 लैपटॉप आप लोगों को दिए, 30 लैपटॉप के नेक्स्ट, जैसे कंगना दीदी है 12th में है, अगले 3 साल बाद वो किसी अच्छी पोजीशन में पहुंच गई। हमारा हर्षित है, ऋषभ है, अभिषेक है, ये सारे अलग अलग सेगमेंट में और भी बच्चे हैं, मतलब सारे ही बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचते ही हैं। तो साल दर साल हमारी क्राउड बढ़ती जाएगी और ऊपर वाला सीनियर नीचे वाले जूनियर को गाइड करेगा, जैसे अपन मिशन खुशी में भी करते हैं। सीनियर बुक अपनी बुक्स जूनियर को देता है, जूनियर और सब जूनियर को देता है। गाइडेंस में भी सेम गेम चलता है, ठीक है। तो आज का कोड इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज लैपटॉप के कोड की पहली जर्नी है जो विज़न कंप्लीट हुआ है। तो मैं वेलकम करूँगा अक्षर श्रीवास्तव सर का। तो आप तालियां थोड़ी और जोर से बजा सकते हैं क्योंकि आप ही में से निकल के आए हैं। बस निकलने के लिए कैमरा ना हिल जाए। आराम से। तो भैया की जर्नी क्यों इम्पोर्टेंट है? भैया ने सारे फेस देखे हैं। भैया पढ़ने में गधे भी थे, भैया पढ़ने में होशियार भी हो गए, भैया पढ़ने बहुत होशियार भी हो गए, फिर भैया मेहनती भी हो गए, फिर भैया आलसी भी हो गए। बात आई समझ में? लेकिन एंड इंपॉर्टेंट होता है, एंड समझते हो, लास्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने समअप करी और एक रिजल्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन के लिए भैया को ही बोलूँगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए अक्षर फॉलो करा। बच्चे पूछ रहे हैं सर पाउडर क्यों लगाते हैं एंड में? उसको भी एक्सप्लेन बताएंगे। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। आप सब तो मुझे जानते हो, है ना। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके लिए। आई एम अक्षर श्रीवास्तव, ठीक है। आप ही लोगों में से एक हूँ। 4 साल पहले 10th की जर्नी स्टार्ट करी थी, है ना, 3 साल पहले। और 9th मेरा बहुत ख़राब रहा था, उस पर भी बात करेंगे आगे। देखो, आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी लोग आए हैं, आप लोगों ने विश्वास दिखाया है, आप लोग सुनने आए हो, है ना, तो कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से लेके जाओ और ऐसा लेके जाओ जिससे आप लोगों के जीवन में वो बेनिफिट साबित हो, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले और आप लोगों को जहाँ आप लोग पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँचने में आपकी हेल्प करे। देखो, आज से 4 साल पहले 9th क्लास में मैं था, है ना, सिद्धार्थ मॉडर्न स्कूल में था, यही सराफे बाज़ार वाले में, बढ़िया स्कूल था। अब स्कूल का नाम क्यों बताया? ये बताना चाहता था कि दिक्कत मुझ में थी, स्कूल में नहीं थी, है ना। और आप भी ये समझ के चलो कि अरे बातें नहीं करो, आप भी ये समझ के चलो कि दिक्कत हमेशा जो रहती है ना, हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि टीचर जो सामने वाला आपको खड़े होकर समझा रहा है, पढ़ा रहा है, आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई मेंटोर है, वो आपको समझा सकता है, एक दिशा दे सकता है, लेकिन उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा 9th में जो मैं इतना उतावला हूँ इसे बताने के लिए? देखो, 9th क्लास में आई वॉज फेल्ड 2 times इन मैथ्स, 1 time इन संस्कृत, ठीक है। आई वॉज फेल्ड
2 टाइम्स इन मैथ्स एंड 1 टाइम इन संस्कृत। 17 नंबर थे फर्स्ट टर्म में मैथ्स में, सेकंड टर्म में 19 नंबर थे, और संस्कृत में फर्स्ट टर्म में करीबन 20-22 नंबर थे 100 में से। अच्छा, एक और अच्छी बात समझते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 10th क्लास में जाकर के जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मैथ्स में 94 थे एंड संस्कृत में 94 थे। सो हाउ आई कवर दिस रोड मैप, लाइक हाउ आई कवर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द 17 टू 94, वी आर गोइंग टू टॉप ऑन दिस। करीबन 10-15 मिनट इसके ऊपर बात करना चाहूँगा मैं। अब देखो 9th में कमी किस चीज़ की थी। सबसे पहले एक फैक्टर और ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फाइनेंस नहीं थे, इस वजह से क्लासेस कोचिंग वगैरह तो मेरी थी ही नहीं। दूसरा, आई वॉज एंगेज इन माई स्टार्टअप ऑल्सो, इट वॉज नॉट माई स्टार्टअप, इट वॉज माई पेरेंट्स स्टार्टअप, बट दे वर यू नो उसको जमाना चाहते थे वो। दे वर लाइक कि वी हैव टू स्टेब्लिश दिस एंड आई वॉज सपोर्टिंग देम। तो कभी कभी होता ये था कि लाइक वी वर रनिंग टिफ़िन सेंटर डेट टाइम। कभी कभी होता ये था कि आई वॉज हैविंग एग्ज़ाम्स एंड आई एम गोइंग टू राइट माई एग्ज़ाम्स बाय वाइल डिलीवरिंग टिफ़िन्स। लाइक मैं टिफ़िन डिलीवर करते करते एग्ज़ाम देने पहुंच रहा था। बट मैं ब्लेम अपने स्टार्टअप पर या मम्मी पापा पे नहीं डालूँगा, क्योंकि आप कुछ डिलीवर करते हुए जा रहे हो उस पर। देख, ऐसा होता है, एक लाइन बोली थी MS धोनी ने भी कि आप पूरे साल पढ़े हो तो भी एक दिन कोई मायने नहीं रखता, जो पेपर से पहले का एक दिन है, और पूरे साल नहीं पढ़े हो तो भी एक दिन मायने नहीं रखता। ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं कि क्या बोलते हैं हम, एक दिन में टॉपर कैसे बने, हाउ कैन वी बिकम टॉपर इन बैक बेंचर वाले। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो हुआ क्या, 10th में मैंने करियर पाथ को ज्वाइन किया। अच्छा, ज्वाइन भी एज ए स्टूडेंट नहीं किया था, एज ए एम्प्लॉय किया था। आई वॉज यू नो डूइंग सेल्स वर्क डेट टाइम विद हिमांशु सर। हम लोगों ने बहुत काम किया और तब करियर पाथ भी नया नया आया था तो इस्टेब्लिश करना था। हम लोग मई जून में करीबन 2 टाइम सेल्स वर्क करते थे। सेल्स वर्क इन द सेंस कि लीड जनरेट करना, कोऑर्डिनेट करना सामने वाले से, कस्टमर से, उसका फीडबैक लेना, नंबर लेना एंड आगे के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना कि आप आ सकते हैं करियर पाथ में और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। द थिंग इज डेट आई हैव शेयर्ड लाइक माई फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट गुड डेट टाइम, सो करियर पाथ ऑफर मी अ फ्री सीट। मेरे को एक फ्री सीट मिली तो आई जॉइंट NTSC बैच। उस समय NTSC बैच चलता था, है ना। NTSC क्या होता है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। यानी कि जो बच्चे थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, है ना, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, उनका एक एग्ज़ाम लिया जाता था पहले, अब तो बंद हो गया है। उसमें उस एग्ज़ाम में साइंस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ सब कुछ आता था। अब होता क्या है, जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम्स में एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे होता क्या है, जो टफनेस होती है एग्ज़ाम की वो ऊपर जाती है। जब मैं NTSC के बैच में ज्वाइन हुआ तो मैं वहाँ बैठता था जहाँ सृष्टि बैठी है, ठीक है, बिल्कुल पीछे। अब सबसे पहला टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। होता क्या था, सर यहाँ पढ़ाते थे, ऐसा नहीं था समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो पेस था ना उस बैच का वो बहुत हाई जाता था। यानी कि अभी मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, 10th क्लास का टर्म है। अब मान लो कि मैंने उसको 2 टर्म में ख़त्म कर दिया, है ना, तो वो क्योंकि मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं था, और ये मेरी गलती ही थी कहीं ना कहीं कि मैं उस पेस को समझ ही नहीं पा रहा था। इसकी वजह से 2 चीज़ें हुई। सबसे पहला मेरा टेस्ट हुआ, पहला टेस्ट जो कि NTSC में हुआ। जनरली NTSC नेगेटिव मार्किंग नहीं करता। उस समय हिमांशु सर नेगेटिव मार्किंग करते थे, क्यों? क्योंकि जिससे बच्चे का स्कोर और बढ़ सके, ठीक है। मेरे नेगेटिव मार्किंग के साथ उस दिन 200 में से 35 नंबर आए थे एंड ऑब्वियसली आई वॉज नॉट सेलेक्ट विद दिस। उसके 4 महीने तक मैंने मेहनत करी। अब उस 4 महीने में मैंने क्या किया वो भी बताता हूँ आपको। कोचिंग को मिला के आई वॉज स्टडिंग नियरली 14 आवर्स अ डे। 14 घंटे में पढ़ता था एक दिन में, कोचिंग मिला करके। कोचिंग को हटा दें तो करीबन 12 घंटे। मेरी सेल्फ स्टडी का रूटीन था घर पे। अच्छा, आप लोगों को विश्वास ना हो
तो आप सर से भी कंफर्म कर सकते हैं और पेरेंट्स से भी कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कर रहा था मैं, मई जून की गर्मी थी, एक मैंने कमरा ले लिया था अपना सेपरेट, घर में अलग, घर का कोई काम नहीं करता था मैं। अब ये इंकरेज नहीं कर रहा कि आप लोग कोई काम ना करें, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। 14 घंटे आपने कहाँ कहीं दे दिए, 8 घंटे, और मतलब सोता भी मैं 6 घंटे ही था करीबन। अब देखो हो क्या रहा है इसमें। सबसे पहले मैं इन लोगों के पेस को मैच करने की कोशिश कर रहा था, किन लोगों के, NTSC के बैच के स्टूडेंट्स के। दूसरा, अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहा था। तीसरा, जो पिछला बैकलॉग छूट गया था, क्योंकि आप होता क्या है जनरली, 10th की नींव, 10th का फाउंडेशन जो रखता है वो रखता है 9th, और 12th का फाउंडेशन जो रखता है वो रखता है 11th। तो यहाँ जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं और जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, उनसे मैं पर्सनली कहना चाहूँगा कि 9th और 11th टफ होते हैं। मैंने दिया है, मुझे पता है, एंड आई जेन्युइनली नो दिस। 9th और 11th टफ होते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करें कि 9th में 11th में आप अच्छे नंबर लेकर आएँ, क्योंकि वो आपके आगे की नींव रखेंगे, फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, है ना। अब हुआ क्या कि 9th मैंने अच्छे से दी नहीं, 10th में थोड़े प्रॉब्लम आने लगी। 2 महीने चला यही सिलसिला, पेस को मैच करने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट एबल टू मैच देयर पेस। मैं उनके पेस को मैच नहीं कर सका। उस समय प्रसन्न अपार्टमेंट में क्लासेस भी चलती थी, वो चलती थी एकेडमिक्स की। अभी जो आप लोग बैठे हो, आप एकेडमिक्स बैच के हो, आपने NTSC का N भी नहीं देखा अभी। किसी दिन NTSC का N पढ़ा देंगे तो ऐसे ऊपर से निकलेगा। यहाँ NTSC के बैचेस उस समय चलते थे, और प्रसन्न अपार्टमेंट में यहीं 2 कदम की दूरी पर है, एकेडमिक्स के बैच चलते थे। मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। बड़ा बुरा लगा मुझे ऑब्वियसली कि NTSC के बैच से मैं एकेडमिक्स में आ गया। मेरे लिए वो एक डिसअपॉइंटमेंट था कि मैं नहीं कर सका, लेकिन ऐसे डिसअपॉइंटमेंट मेरे साथ 2 बार हुए लाइफ में। बताऊंगा दोनों बार। पहला डिसअपॉइंटमेंट डेट मैं NTSC के बैच में पेस को मैच नहीं कर सका, तो मुझे एकेडमिक्स में डाल दिया गया। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट आया जब मेरा EWS नहीं बन सका। EWS क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी सालाना आय यानी कि ईयरली इनकम 6 लाख ऐसा कुछ होता है, 5-6 लाख रुपए से कम है, 8 लाख से होता होगा, तो आप EWS की कैटेगरी में आते हैं। EWS में आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है कट ऑफ के मामले में। 10th में मेरा EWS बन गया था, 12th में मेरा EWS रिजेक्ट हो गया, और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको शायद पता भी होगा। तो ये मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट था कि NCHM का मैं पेपर देने वाला था 1 महीने बाद। इतनी अच्छी भी तैयारी नहीं थी कि मैं पेपर दूँ और मतलब ऑल इंडिया रैंक मार दूँ। तो मेरे को ये एक सहारा था कि EWS आ जाएगा तो अपन IHM लखनऊ या IHM गोवा तक पहुंच जाएंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दे आर ऑन द 8th और 9th प्लेस ऑल ओवर इंडिया में 8th और 9th प्लेस पर हैं वो। अभी मैं जिस कॉलेज से हूँ IHM मुंबई से, वो 2nd नंबर पे है, ठीक है, और ये विदाउट EWS है। द थिंग इज, आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में इतना मैटर नहीं करती, तो डिसअपॉइंटमेंट को सीढ़ी बना करके आगे छोड़ो। अपने स्टोरी पर वापस आते हैं। एकेडमिक्स के बैच में मैं गया, बहुत सारे मुझे दोस्त मिले। अब बात समझो, NTSC के पेस को मैच करना चाहता था मैं, अब आ गया एकेडमिक्स में, तो एकेडमिक्स में मुझे एकेडमिक्स जैसे बच्चे मिले। कैसे? जिनको स्कूल से कॉलेज, कोचिंग से स्कूल, थोड़ा बहुत खेल लिया, थोड़ा बहुत गेम खेल लिया, घर पे चले गए, खाना खा लिया, सो गए, ऐसे बच्चे थे। उनमें से मैक्सिमम जो पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे वो 4 या 5 घंटे पढ़ते होंगे दिन में। तो उनमें जा कर के मैं टॉपर बन गया, मतलब अंधों में कांड़ा राजा बन गया कि NTSC के पेस को तो मैं मैच कर नहीं सका, तो एकेडमिक्स में आ गया। अब ये रहा मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से 10th में मेरी मेरिट बनने से रह गई। तीसरा डिसअपॉइंटमेंट आया लाइफ में। देखो, आप लोगों को भले ही लगता होगा 92% इज़ वेरी ग्रेट, बट इट इज़ नॉट ग्रेट। 90% तक यू कैन अचीव 90% वेरी ईजिली, बट आफ्टर 90 आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि यू कांट इमेजिन। 90% तक आना बहुत ईजी है, 90% के 1% जो आप कलेक्ट करते हो ना, डेट इज़ वेरी टफ। मेरे को मेरिट मारनी थी उस ईयर, क्योंकि मुझे पता था 12th में नहीं हो सकता है,
अब 12th वाले ऐसा ना सोचें, 12th वाले कर सकते हैं, लेकिन फॉर माई पेस, मेरे पेस के अकॉर्डिंग मैं 12th में नहीं कर सकता था। आई नो दिस एंड आई स्कोर्ड 80% इन 12th, इट इज़ क्लियर। अब हुआ क्या, मेरी मेरिट रही, कैसे? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। उन बच्चों से मैं कंपेयर करने लगा। इसलिए मैं यहाँ काफ़ी लोगों से कहता हूँ कि आप अपना कंपैरिजन किसी से ना करें, आप अपना कंपैरिजन करें खुद से। अच्छा, एक इसका और रियल लाइफ एग्जांपल है, दो एग्जांपल हो गए। पहला, जब मैंने एकेडमिक्स बैच में बच्चों से कंपेयर करना स्टार्ट करा, मेरे कलीग्स से, पीयर्स से। दूसरा, जब मैं खुद कंपैरिजन करता था अपने आप से एनटीएससी में। क्यों? क्योंकि एनटीएससी में मेरा कंपैरिजन करने लायक कोई था ही नहीं, मैं सबसे नीचे था। बिकॉज आई वॉज स्कोरिंग 35 आउट ऑफ 200 इन नेगेटिव मार्किंग। ऑब्वियसली 10th में मेरा EWS बन गया था, और अगर उस साल एनटीएससी हो जाता, मैं, मेरा पीयर जतिन, साक्षी, यश, प्रणव, हम सब सिलेक्ट थे। अच्छा, 4 महीने के बाद मेरा स्कोर जानना चाहोगे आप कितना हो गया? 14 घंटे पढ़ाई करके गैस करो कितना हो गया होगा? कृष्णा धौलपुरिया गैस करेगा, करो गैस। नहीं, गलत, बताओ। और कोई गैस करना चाहे? 100 के अंदर नहीं, इससे तो ऊपर था। हाँ, बिल्कुल सही। नाउ यू कैन इमेजिन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ NTSC। A student who is working 14 hours a day can't even able to score more 150। मैं 145 नंबर लाया था लास्ट टेस्ट में, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छे नंबर थे NTSC में। यदि EWS होता, जो कि था 10th में, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब आया 12th। डिसअपॉइंट नंबर 2, जो बताया था EWS नहीं बन पाया। देखो, अब हम पढ़ेंगे या समझेंगे मेंटोरशिप और गाइडेंस कितना हमारे जीवन में जो है वैल्यू ऐड करती है। एक ब्रांड वैल्यू होती है सबकी, वो वैल्यू कितना ऐड कर रहा है, क्या बोलते हैं, एक मेंटोर या एक गाइडर जो आपको गाइडेंस दे रहा है, वो तय करेगा कि आप जीवन में आगे क्या करेंगे। लेट हैं आप। प्रणव आ गया। प्रणव, एनटीएससी में उस साल अपना सिलेक्शन था पक्का? हो जाता। कितने नंबर आते थे तुम्हारे एवरेज? 160 प्रणव के आते थे, 145 to 150 मेरे आते थे। अपन दोनों के पास EWS था, यश का भी हो जाता। मेरा प्रणव, देखो आपके सामने रियल लाइफ एग्जांपल आ गए, है ना। ये लोग एनटीएससी के मेरे पीयर्स हैं, इन्हीं से मैं क्या बोलते हैं, इन्हीं का पेस मैच करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे या समझेंगे, पढ़ नहीं रहे हैं, एक जनरल बातचीत कर रहे हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है यहाँ? कोई बोर तो नहीं हो रहा? कृष्णा धौलपुरिया हो रहा है शायद। चलो, अब हम समझेंगे मेंटोरशिप और गाइडेंस का मेथड। देखो, मेंटोरशिप 10th से ही आ गई थी। मेरा जो करियर में वैल्यू ऐड करी है जिसने बहुत ज़्यादा, वो हिमांशु सर ने करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, 12th में वो मुझसे कहते रहते थे कि ईयर ख़राब नहीं होना चाहिए, जो आपका साल है वो ख़राब ना हो, आप इतनी मेहनत करें कि एटलीस्ट आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले लें। मैंने उनकी बात को ध्यान रखा, उनकी मेंटोरशिप जो थी उसके साथ आगे बढ़ा। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग भी अपने जीवन में एक मेंटोर बनाएं, एक गाइडेंस जो आपको दे सके पल पल पे। आप कभी भी किसी मिस्टेक कर दें या किसी मुसीबत में फंसें तो उससे थोड़ा गाइडेंस ले सकें। ऐसा कोई टीचर हो, कोई बड़ा भाई हो, पिताजी हमेशा ऐसा करते ही हैं, है ना। हुआ क्या, इसके बाद मैंने उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा ला कि मुझे साल बर्बाद नहीं होने देनी है। तो जो दूसरा डिसअपॉइंटमेंट आया, EWS ना बनने वाला, तो आई रिमेंबर कि मैं रो रहा था उस दिन, टू बी ऑनेस्ट, बैठ करके। उसके बाद मैंने सोचा चलो भूल जाते हैं। उसके बाद से मैंने आज तक कभी याद नहीं किया, आज कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए कि EWS नहीं था। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता तो एक बार वो घर पर जाके सर्च भी कर सकते हैं कि EWS कितना ऐड करता है ना। कट ऑफ, EWS की कट ऑफ ही अलग जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने मेहनत करना स्टार्ट करी, थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी गाइडेंस रहा, थोड़ा मेंटोरशिप रहा। रिज़ल्ट क्या रहा?
ऑल इंडिया रैंक 560 रही NCHM में। और जहाँ मैं टारगेट कर रहा था कि मुझे IHM ग्वालियर मिल जाए, ग्वालियर इज़ ऑन द 16th नंबर ऑल ओवर इंडिया। और आई कैन टारगेट IHM गोवा और लखनऊ विच आर ऑन द 5th और 6th प्लेस। आई सिक्योर्ड 2nd पोजीशन इन द टर्म ऑफ कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कॉलेज। IHM मुंबई मेरे को मिला 2nd नंबर का कॉलेज है टाइम्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से। ये रही मेरी पूरी जर्नी 9th से लेकर के NCHM तक की। अच्छा, इसमें रहा क्या, उतार चढ़ाव रहे। मैं शुरू से ना पढ़ने वाला बच्चा नहीं था। 5th क्लास में मेरे 95.7, 6th में 96, 7th में 90, मतलब 95, 96 आते रहे 7th तक। अब कोविड आया तो कोविड ने मुझे थोड़ा डाउन कर दिया। 8th क्लास में 70%, देन 9th क्लास में वापस वही 65 to 70। और कुछ स्पेशल केसेस भी रहे जो मैंने आपको बताया 17-19 नंबर के। तो मैं क्या था, ग्राफ की तरह मेरी ज़िंदगी एक चली। देखो, ये था 5th, 6th, 7th, देन 8th, देन 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th, फिर NCHM। समझ में आया? तो ये भी कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि यार हम शुरुआत से इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अब हम एवरेज कैसे करने लगे, इतना नीचे कैसे आ गए। अब जो ये सोचेगा कि मैं इतना नीचे कैसे आ गया, वो ऊपर कभी नहीं जा पाएगा। आपने देखा कितना नीचे आने के बाद ऊपर कितना बाउंस बैक मारा, है ना। उसके बाद वापस नीचे आ गए 12th बोर्ड्स में, फिर ऊपर कितना बाउंस बैक मारा। द थिंग इज़ यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट पे आपका कोई जोर नहीं है ना। आप सिर्फ अपना 100% दे सकते हैं। इसके बाद जो भी रिजल्ट निकलता है, यू शुड प्रे फॉर इट, यू कैन नॉट चेंज इट। लाइक, समझ रहे हो, आप सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले अब घर जाकर क्या करोगे आज, पहला, मेरी स्टोरी से कुछ अगर सीखने को मिला हो तो अपने जीवन में उतारना, क्या कि डिसअपॉइंटमेंट से कभी भी हारना नहीं है। दूसरा, अगर नंबर कम आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करो, 100% दो अपना। तीसरा, आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मेंटोर बनाओ, कोई ना कोई ऐसा शख्स लेके आओ जो आपको गाइड कर सके, कभी भी टफ टाइम्स में वो आपको गाइडेंस दे सके, मेंटोरशिप दे सके। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आते हैं चौथा पॉइंट ये है कि ये लेट्स टॉक हो किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए। CPA करियर पाथ एकेडमी, हम सब जानते हैं, एक करियर फोकस्ड करिकुलम है। तो कहीं ना कहीं लेट्स टॉक करवाने का एक जो प्रोसेस है या एक जो रीज़न है, वो करियर के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। यहाँ 37 कोड है ये आज का। 36 लोग मेरे पहले आ चुके हैं जो एक से एक करियर में हैं। मैं तो मतलब कुछ भी नहीं हूँ, अभी जॉब भी सिक्योर नहीं हुआ है। ओनली आई सिक्योर द वन थिंग इज़ डेट इज़ कॉलेज। ठीक है, अब बात करते हैं आपके करियर के लिए। देखो, आप लोग यहाँ बैठे हो, इतना तो आपको सबको समझ में आता होगा कि बोर्ड्स में, रेगुलर क्लासेस में अगर 100% बना भी लिए तो उससे करियर पे कोई आपका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। एंड इट इज़ ट्रूथ। यदि आप 90, 95, 100% ला रहे हो तो ये आपके करियर पे कुछ वो नहीं डालेगा इम्पैक्ट। करियर पे इम्पैक्ट क्या डालेगा, आपका कैरेक्टर, आपने जो जीवन भर में एक्सपीरियंस कलेक्ट किया वो, और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो, कौन आपको पढ़ाने वाला है, आपका मेंटोर, और आपकी मेहनत, वो आपके करियर पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मैं सबका चाहूँगा कि एक एक बार मैं भी करियर जानूँ और मुझे भी अलग अलग करियर को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। आपको कुछ डाउट हो अपने करियर से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हिमांशु सर से भी पूछ सकते हैं। हिमांशु सर करियर एक्सपर्ट हैं, है ना। मैं जितना नहीं बता पाऊँगा उतना हिमांशु सर बता सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे अगला फेज, डेट इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ करियर। ठीक है, मयंक बताएगा सबसे पहले। मयंक, विच करियर डू यू वुड लाइक टू गो, आप किस करियर में आगे बढ़ना चाहते हो? खड़े हो जाएं, बताओ क्या सोचा है आपने अपने आगे के लिए? पुलिसमैन। देखो, मयंक का कहना है उसे पुलिसमैन बनना है ना। तो अब जो मयंक की प्रोसेस जो रहेगी,
वो पुलिसमैन यानी कि पुलिस में भर्ती होना या डिफेंस के लिए उस प्रोसेस में मयंक काम करेगा। तो द थिंग इज़, आपको बताना क्या चाहता हूँ कि आप अपने अपने गोल को आइडेंटिफाई करो और उसकी प्रोसेस निकालो। अब मैंने ये सोचा, अच्छा मैंने क्यों चूज़ किया, सबसे पहले ये बात करते हैं। मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को चूज़ किया, 2 कारण रहे। पहला, जेई और नीट जितना कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है मैं मानता हूँ, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं, ठीक है। सेकंड, द गारंटीड जॉब, यानी कि यदि आपने कर लिया है एक डिग्री ये ऐसी है जो आपको जॉब दिला सकती है, दिस इज़ द जॉब सिक्योरिटी, आई मस्ट से, ये एक जॉब सिक्योरिटी की तरह है। और क्योंकि माई फाइनेंशियल कंडीशंस वर नॉट गुड दैट टाइम एट द एज ऑफ 15-16, आई जस्ट थॉट दैट आई शुड सिक्योर अ जॉब, देन आई विल फिगर आउट वॉट आई शुड डू इन माई फर्दर लाइफ, ठीक है। तो मेरे भी ऑप्शंस अभी बंद नहीं हुए हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट माई डिग्री फ्रॉम दिस IHM मुंबई एंड देन आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर करियर ऑप्शन, लाइक मोर करियर ऑप्शंस तो नहीं, बट हाँ मोर फील्ड्स और मोर पोजीशंस दैट आई कैन एक्वायर आफ्टर दैट, ठीक है। मैं कौन कौन सी नई पोजीशंस को, कौन कौन सी नई प्रोफाइल को, कहाँ कहाँ नया काम और कहाँ कहाँ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, ये मैं इसके आगे देखूँगा। तो मेरा रीज़न क्या रहा, फॉर जॉब सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल कंडीशंस। अब मैंने बताया, अब दीपेश बताएगा। चलो दीपेश ने भी सोचा नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये करियर क्लैरिटी नहीं होती है और ये कोई शर्माने वाला विषय भी नहीं है। आप बात को समझें, करियर की क्लैरिटी यदि आपको नहीं होगी तो क्या होगा आगे जाकर, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट, और 100% लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 12th, देखो इंसान होता क्या है, 10th में सोचता है पहले 10th कर लूँ, 11th में सोचता है पहले 11th कर लूँ, 12th में सोचता है पहले 12th कर लूँ। अब 12th करने के बाद इंसान सोचता है कि अब क्या करूँ, ये विषय नहीं आना चाहिए। अब क्योंकि मैंने 11th 10th से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं करना है, ड्रॉप नहीं लेना है, साल बर्बाद नहीं करना, तो इसलिए मैं 12th में जा कर के क्या किया, एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुआ और कॉलेज में एडमिशन हो गया। कृष्णा, आप क्या बनना चाहेंगे? कृष्णा ने भी नहीं सोचा, ठीक है। आप क्या बनना चाहेंगी दीदी? आपने भी नहीं सोचा, दीदी ने भी नहीं सोचा है अभी। आप क्या बनना चाहोगे सारांश? ये बिजनेसमैन बनना चाहेंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट चूजन और वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट फील्ड ही वुड लाइक टू चूज़। डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत फ्रीडम मिलेगी आपको आगे जा कर के, और बहुत यू कैन लाइक एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। क्योंकि जब आप एम्प्लॉयर बनते हो तो आप बहुत सारे एम्प्लॉय के क्या बोलते हैं ऊपर होते हो। आप एम्प्लॉय बनते हो तो आपके ऊपर सिर्फ एक एम्प्लॉयर होता है। तो बात को समझो, आप जब एम्प्लॉयर बन रहे हो तो आप इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस, इतने सारे लोगों से आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, और जब आप सिर्फ एम्प्लॉय बन रहे हो तो सिर्फ एक एम्प्लॉयर से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। ये एक बेसिक रूल है, बेसिक नियम ही मान के चल सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ कुछ लोगों के करियर के ऑप्शंस को लिया और उस पर बात करी। अगला मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रोसेस को कैसे फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना गोल डिसाइड करो, बहुत लॉन्ग टर्म का गोल डिसाइड करो कि मुझे आगे जा कर के कितना, अब वो कुछ भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है, यानी कि आपको सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्टफुल जीवन चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या सोचे, मुझे बिजनेस करना है और मुझे पैसे चाहिए अच्छे खासे, बस उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँ। आपने इन दोनों में से कोई लॉन्ग टर्म गोल चुना, उस लॉन्ग टर्म के आपने छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। जैसे मेरा एग्जांपल लेते हैं, मेरा NCHMCT नहीं कहूँगा एक लॉन्ग टर्म गोल था, लेकिन 10th के रेस्पेक्ट में एक लॉन्ग टर्म गोल ही था, ठीक है। तो मैंने NCHMCT को एज अ लॉन्ग टर्म गोल सेट करा, और उसके लिए मैं कैसे कैसे पहुंच सकता हूं, तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करें। कैसे कि अभी यदि मैंने एक ई बुक भी लिया था, बहुत सारी ई बुक्स थी, तो वीकली बेसिस पे होता क्या था कि मैंने अगर ये PDF पूरी पढ़ ली तो एक स्टेप आगे आ जाऊँगा, फिर ये PDF पूरी पढ़ ली तो एक स्टेप आगे आ जाऊँगा। तो ऐसा किया क्या, मैंने अपनी प्रोसेस को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। तो आप कभी आप डिसअपॉइंट भी नहीं होगे कि यार इतनी बड़ी प्रोसेस है, इस तक पहुंचूंगा कैसे, क्या बोला, इस तक पहुंचूंगा कैसे। और कभी आपको ये भी नहीं लगेगा कि यार क्या चूज़ कर लिया, बहुत आगे है, ये तो बहुत दूर है, कैसे मैं पहुंच पाऊंगा, कैसे इसको अचीव कर पाऊंगा। यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, उसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएं, इतना लोड ना लें। और ये भी मतलब मैंने सीखा ही है अपने मेंटोर्स से
जो कि आपको अभी बताया हिमांशु सर, शिवांग सर से ही सीखा है कि आप स्टेप्स में अगर उसको तोड़ लेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। और दूसरा, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेस आपको कभी नहीं होगा। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे? आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, पूछ लो अगर कुछ पूछना हो। नो क्वेश्चंस, क्लोज करें। ठीक रहा? कुछ सीखने को मिला? 3 पॉइंट्स बताए। क्या? डिसअपॉइंटमेंट से कभी डरना नहीं है, मार्क्स आपके मैटर नहीं करते अगर आप क्या अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसे। ठीक है, क्या समझ में आया? पहला, डिसअपॉइंटमेंट से डरना नहीं है। दूसरा, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। तीसरा, मेंटोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अपना मेंटोर चुने, मेंटोर आपकी सहायता करेगा आपके टफ टाइम्स में। मार्क्स कोई मैटर नहीं करेंगे जब आप अपना 100% देंगे, क्योंकि पता है जब आप अपना 100% देते हो ना तो आप मेहनत करना सीखते हो कि मैं 100% अगर मार्क्स के लिए दे सकता हूँ तो कहीं काम कर रहा हूँ, किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, उसमें भी 100% दे सकता हूँ। The thing is, you have now learned that how can I deploy my 100% effort to any work। ठीक है, मैं अपना 100% कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ वो सीखना ज़रूरी है। जैसे मैं सीख गया NTSC में कि 100% अपना एफर्ट कैसे डालें। उससे हुआ क्या कि अनफॉर्चुनेटली मैं इतना 12th पर अपना ध्यान नहीं दे पाया, तो लास्ट के महीने में मैंने 100% अपना एफर्ट दिया, जिसमें से लाइक अगर मेरे 80% है तो 30% मैंने लास्ट के महीने में ही जोड़े हैं। ये मान के चलिए अगर लास्ट के महीने में 100% डिप्लॉय नहीं किया होता तो आई वॉज सिटिंग ऑन 50% ओनली। फर्स्ट, डोंट फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अपने डिसअपॉइंटमेंट से कभी डरें ना। ठीक है, ये रहा आज का आपका सेशन। अब मैं वापस शिवांग सर को हैंड ओवर करना चाहूँगा। बुला दो शिवांग सर को। अब बस यहाँ से कुछ सीख कर जाना है ना, और अपने ज़िंदगी में ऐसा नहीं है सिर्फ सुन लिया, ये लिखा भी है मैंने। जिन लोगों को अच्छा लगे लिख लेना अपने, क्योंकि ये काम ही आने वाला है ना। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर आए तो उसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह लेके चलना। यदि कोई गलती हो गई हो बोलने में या आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा करना। नहीं, इसको क्षमा की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ठीक। देखो, करियर पाथ का बजट बढ़ गया है, 2 माइक हो चुके हैं। ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कैमरा, हाँ कैमरे पे जाते हैं, आ जाएगा। वो भी है, वाडवानी सर आए नहीं है अभी। देखो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। कैमरा, माइक, ये सब एक भौतिकी चीज़ें हैं, मतलब भौतिकी मतलब फिजिकल चीज़ें हैं। ये बढ़ती हैं, कम होती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, आप ऐसे समझा करो आपको इंटेलेक्चुअली क्या मिल रहा है। इंटेलेक्चुअली समझते हो? जितने बच्चों ने, पुराने बच्चों ने बहुत सारे लैपटॉप इकट्ठे कर देख रखे हैं, उन बच्चों को लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन समझते हो? फेसबुक समझते हो? इंस्टाग्राम समझते हो? तो पढ़े लिखों का फेसबुक, इंस्टाग्राम है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन में बस वो अपने वर्क प्रोफेशनल दिखाते हैं। उन लोगों की आप लिंक्डइन चेक करना। जैसे वैभव शर्मा सर आए थे, उस उधर वाली ब्रांच में किसी ने लिया हो, सेल्स में उन्होंने दिया था। वो आज की डेट में 2 कंपनियां होल्ड करके चला रहे हैं। ठीक है भाई, एक बंदा एक काम नहीं कर पाता। बात आ रही है समझ में? अपना करियर पाथ में भी अपन CPA ट्रेड चलाते हैं। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। मैं 1 मिनट उस पर और लूँगा, फिर उसको अपन क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। CPA ट्रेड में अपन क्या करते हैं, आप सब बच्चे होशियार हैं, कुछ और होशियार रहते हैं जो अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो आप ही में से 7-8 बच्चे हमने चुने। ठीक है, उनको ट्रेंड किया और ट्रेन करने के साथ मार्केट में भी भेजा। क्या होता है,
IIT NIT वाला बच्चा तो निकल जाता है, मेडिकल वाला बच्चा भी निकल जाता है। अब बचते क्या हैं 90% बच्चे, जिनका कुछ ऐसा लगता है अरे यार इनका क्या होगा। तो हमारा टारगेट रहता है उनके हाथ में एक स्किल देने का। इससे क्या होता है कि वो जहाँ पे भी जाएं अपना एटलीस्ट 20-25-50 हज़ार, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन डे बाय डे में अर्न कर पाएँ। ये भी आज की डेट में टास्क है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलो अब किसी का कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है? ठीक है। हाँ, मैं CPA ट्रेड बता रहा था। CPA तो आपको पता है, CPA स्टैंड फॉर करियर पाथ अकेडमी। ठीक है। देन जो ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, शुद्ध हिंदी में व्यापार। तो CPA के बच्चे वही व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। तनिष्क के बेटा है, कहाँ बेटा है? ये तनिष्क बेटा है। तनिष्क के पापा म्यूचुअल फंड्स एंड फंड मैनेजिंग SIP वगैरह सुना होगा, वो सब करते हैं। यहाँ निश्चल के फादर की हनुमान चौराहे पे शॉप है। CPA वालों को 5% डिस्काउंट मिलता है, आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन है और CPA की वेबसाइट पे हम इन सबको मेंशन करते जा रहे हैं। और सब जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस हैं उनको कहाँ ले जा रहे हैं? ऑनलाइन लेते जा रहे हैं। ये CPA ट्रेड का पार्ट है। रिसेंटली लॉ फर्म और लॉन्च की है। अब लॉ फर्म में क्या होता है, आपके जो भी आपके तो होने ही नहीं चाहिए बेटा, मैं तो कहता हूँ कोर्ट के और डॉक्टर के चक्कर में ना लगे, लेकिन इन केस कभी लगते हैं तो CPA के पर्सनल डॉक्टर्स भी हैं, CPA के पर्सनल लॉयर्स भी हैं। और अगले 5 सालों में भविष्य में ये सारी कमांड आप लोगों को संभालनी है। जैसे श्वेता दीदी बैठी है, श्वेता दीदी का प्रोजेक्ट है ह्यूमन वायर। ह्यूमन वायर से क्या समझ में आ रहा है? आदमी को तार से बांध दो? नहीं, ह्यूमन वायर इज़ अ मेडिकल फार्मेसी कंपनी जिसको वर्ल्ड वाइड सप्लाई करना है। अब वर्ल्ड वाइड सप्लाई करने के लिए आप पे क्या होना चाहिए? वेबसाइट, ऑनलाइन दुकान होनी चाहिए। ऑफलाइन दुकान में क्या होगा, आप गली के बाहर खोल लोगे तो गली के बाहर में 100 लोग, 200 लोग, 1000 लोग, लेकिन वर्ल्ड वाइड बेचने के लिए आपके पास ऑनलाइन शॉप होनी चाहिए। और इत्तेफाक की बात बताऊं, यहाँ पे बैठे बैठे छोटे छोटे बच्चों पर वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलो अब आपको कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। पहला हमारा स्टूडेंट ऑफ मंथ था, बेटा शक्ल मैच नहीं कर रही है लेकिन मकरंद है ये। ठीक है, ये बैठा है। आज हमारा सेकंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ की बात करें तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी, आप सभी ने मेहनत करी, मैं आप सबको अप्रिशिएट करूँगा। पहले सबके लिए तालियाँ। ठीक है, और पीछे हमारे बच्चे खड़े हैं, इनके लिए भी तो बात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो सब ने मेहनत करी। अब लेकिन स्टूडेंट ऑफ द मंथ तो एक ही जाता है ना। तो 2 बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, एक बच्चा था तनिष्क, तनिष्क खड़े हो जाओ बेटा। ठीक है, एक था निश्चल, दोनों क्लिक दोनों ने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। घर पे जाना है या कभी भी कुबेर समझते हो, भगवान होते हैं धन के, kuber.life करके सर्च करना तो एक बहुत शानदार वेबसाइट मिलेगी। उसमें ग्राफिक्स मिलेंगे, स्टैटिक्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। वो एग्जिस्टिंग वेबसाइट बनाई है पूरी की पूरी तनिष्क ने। तो पहले उस वेबसाइट के लिए क्लैप। ठीक है, चलो कृष्णा भी फुल है, एग्जिस्टिंग है, लेकिन क्या है कि वो मस्तीखोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम हमने नॉमिनेट नहीं किया। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कम है। एक्सपेरिमेंटल क्या, जो दिख रहा है वो कर देगा, थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं अपन निश्चल पर। निश्चल ने सारा प्रोजेक्ट करने के साथ साथ जितना तनिष्क ने किया उसको लाइव भी किया। लाइव समझते हो, सेल्स से जोड़ा। सेल्स मतलब आपकी दुकान कब तक सक्सेसफुल मानी जाती है? जब उसका माल बिचने लगे। समझ में आया? तो उसने अपनी पापा की हनुमान चौराहे की शॉप थी, उसको सीधे सीधे जितनी भी बड़ी शॉप थी उनकी कॉपी करके मतलब 50,000 की वेबसाइट रेडी कर दी अपने आप में। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो नैवेद्य इलेक्ट्रॉनिक्स करके है वेबसाइट, आप लोग देख सकते हैं। CP ट्रेड पे भी मेंशन है। क्लियर है? तो विनर तो एक ही होता है। ठीक है, तो आज का जो विनर है वो है निश्चल। ठीक है, निश्चल के लिए आप भी विनर ही है। आ जाओ बेटा। तनिष्क कोई बात नहीं, थोड़ा और अपग्रेड करेंगे। तो हिमांशु सर आप आ जाए, एक बुक देते हैं। ठीक है, बुक पढ़ते भी हैं और ठीक है। हाँ, अपना आदमी है तो चलो फोटो ले लो, एक काम करो, इसी पे क्लिक कर दे अर्षित। अरे वो पौधे के साथ सारे नेता नहीं आए थे? नहीं, वो पौधे के साथ में सारे नेता आए थे ना, ऐसे सब आया लो खिंचवा लो, कार्यकर्ता आ गया। चलो अब एक सेकंड हिमांशु सर आप आए हैं तो बहुत सारे अवार्ड भी तो बढ़ने हैं। हाँ, आज सर्टिफिकेट भी होने हैं, 2 मिनट और लगेंगे। मैं इसको बंद कर लूँ क्या माइक को? आ जाओ तो नए डिजाइन में आ गई। आप इधर आ जाओ निश्चल।
फोटो फोटो ये अक्षय सर के लिए मोमेंटो। नहीं नहीं आप चलो हो गया। चलो, अब मैं जिन जिन का नाम बोलते चलूँगा वो आते चलें, ठीक है। और सर्टिफिकेट काहे के ये भी बता देता हूँ। इन बच्चों क्या नहीं, एक एक करके आएंगे और जाते चलेंगे। हाँ तो चलो निश्चल का ही दे देते हैं, पहले खड़ा है। रुक निश्चल रुक जा। हाँ हाँ डिजिटल के करो, तुमने कुछ किया ऐसा अरोरा लेके बैठे जाते हो, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा बटना है। चलो, तो ये है ग्रेड वन। ग्रेड वन क्या होता है, डिजिटल